Hello students, welcome in the class. Today we are about to discussing motion in a plane part 1 for NDA. So today we will discuss about vectors. In the upcoming lecture we will discuss about projectile motion, and then we can do some numericals on both the topics. Today we are going to start from vector. आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश. सदिश के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा. पहली बात तो ये जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती हैं. सो इन जनरल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. ठीक है ना. कौन कौन सी? वेक्टर, दूसरा है आपका स्केलर, और तीसरा है आपका टेंसर्स. टेंसर के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है वेक्टर और स्केलर, यानी कि सदिश और अदिश के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम अपना स्तर बढ़ाते चले जाएंगे. तो बात आती है कि ये सदिश और ये अदिश ये हैं क्या. तो एक बहुत ही कॉमन डेफिनेशन जो किताबों में आपको मिलती है या जो आप लोग पढ़ते हैं वो ये है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं उन्हें हम वेक्टर कहते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास केवल क्या होता है मैग्नीट्यूड, उनको क्या कहते हैं हम लोग स्केलर. कुछ हद तक ये डेफिनेशन सही है, लेकिन कुछ हद तक ये डेफिनेशन गलत है. क्या सही है क्या गलत है थोड़ी देर में देखेंगे. अभी थोड़ी देर के लिए ये डेफिनेशन को हम लोग करेक्ट मान के आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे कि एक एक्सेप्शन आएगा इसमें करंट का, उसके बाद उसको देखेंगे. तो चलिए सदिश और अदिश. कुछ ऐसी राशियां देखते हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज देखते हैं जिनमें हमको परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ देखते हैं जिसमें हमको केवल मैग्नीट्यूड से ही, परिमाण से ही काम चल जाता है. जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की आप मुझको लेंथ बताइए, तो या तो आप पहले कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, मतलब इस कॉर्नर से लास्ट कॉर्नर तक की आप लेंथ मेजर कर लीजिए, या आप लास्ट कॉर्नर से पहले कॉर्नर तक की लेंथ मेजर कर लीजिए. दोनों लेंथ क्या आएंगी सेम. या आपसे कहा जाए कि जिस कमरे में आप हैं उस कमरे की ऊंचाई कितनी है, तो या तो आप जो ग्राउंड है वहाँ से आप छत की ऊंचाई नाप लें या छत से ग्राउंड की ऊंचाई नाप लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों उत्तर क्या आएंगे सेम. मतलब ऐसे मेजरमेंट्स जिनको मेज़र करने में हमको डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको बताने के लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, केवल मैग्नीट्यूड बता दें कि इस कमरे की ऊंचाई 10 फीट है, काम हो जाए. ये नहीं बताना है कि 10 फीट नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे है, क्योंकि दोनों क्या हैं बराबर. तो ऐसी राशियाँ क्या हैं हमारी अदिश राशियाँ. जैसे इसका उदाहरण अभी मैंने आपको बताया क्या है, लंबाई. लंबाई कहने से अच्छा है कि हम क्या कह लें, दूरी. ग्राउंड वाले बिंदु से छत वाले बिंदु तक की दूरी क्या है, वही है जो छत वाले बिंदु से जमीन वाले बिंदु तक की है. दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे आप यहाँ से वहाँ तक नापें चाहे वहाँ से यहाँ नापें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अच्छा, दूसरी जो राशि है आपकी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, वो है चाल. चाल का मतलब स्पीड, दूरी का मतलब डिस्टेंस. जब आप बाइक में चलते हैं तो आपकी बाइक में एक स्पीडोमीटर होता है जो ये बता रहा होता है कि आप किस स्पीड में चल रहे हैं. जैसे आपकी गाड़ी में स्पीड दिखा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब वो स्पीड आपको ये तो बता नहीं रही है कि आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं या दक्षिण दिशा में जा रहे हैं या पूरब दिशा में जा रहे हैं या पश्चिम में जा रहे हैं. वो तो केवल ये बताता है कि आप जा किस स्पीड से रहे हैं. मतलब उसने बताया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपने अब ये नहीं कहा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा किस दिशा में, मतलब किससे केवल काम हो रहा है, परिमाण से, मैग्नीट्यूड से. तो स्पीड भी क्या है आपकी एक अदिश राशि है. इस तरह और भी कई राशियां हैं आप देख सकते हैं. जैसे कुछ आप उदाहरण अगर बताएं तो क्या कह सकते हैं उसे. जैसे आपका कार्य, वर्क, ये भी क्या है अदिश राशि है. आइए देखते हैं सदिश राशियां क्या क्या हैं.
तो मतलब ऐसी राशियां जिसमें दिशा से अंतर पड़ने लगे, मतलब अगर आपने दिशा नहीं बताई है तो उसके बारे में जानकारी क्या हो जाए, पूरी ना हो पाए। जैसे हमने कहा कि हमने इस दीवार पर बल लगाया, तो आपको बताना पड़ेगा कि बल आपने किस दिशा में लगाया। तो पहली भौतिक राशि क्या है, बल यानी कि फोर्स। दूसरी चीज ये है कि आपने एक सुना होगा विस्थापन। विस्थापन क्या है, विस्थापन है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये भी क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और आपका एंडिंग पॉइंट क्या है। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना चले और कितना नहीं चले। जैसे आप इस पॉइंट ए से चले 2 मीटर इस पॉइंट बी पर, और इस बी से चले आप 2 मीटर इस पॉइंट सी पर, तो आपसे अगर आपकी दूरी पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 2 + 2 4 मीटर। लेकिन अगर आपसे आपका विस्थापन पूछेगा तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी जो है वो क्या है, आपका विस्थापन है। अब यहाँ पर दिशा का प्रभाव पड़ रहा है, आपसे वो कह रहा है कि न्यूनतम दूरी तय करिए, मतलब ए से सी आपको इस दिशा में ही जाना है। ये नहीं कि आप पहले यहाँ जाएं फिर यहाँ जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। ए से सी मतलब दिशा का फर्क यहाँ पर पड़ रहा है। तो विस्थापन भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। जैसे आपकी चाल थी वैसे ही चाल का जोड़ीदार यहाँ पर कौन होगा, वेग। यहाँ पर क्या जाएगा, वेग। वेग मतलब वेलोसिटी। आपने कहा कि आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं। सामने वाले ने पूछा भैया किस दिशा में चल रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं, आपने कहा उत्तर दिशा में जाना चाह रहे हैं। मतलब आपने ये भी बताया कि 40 की स्पीड से भी चल रहे हैं और ये भी बताया कि उत्तर दिशा में चल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या बन गया आपका, वेग। इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड। मतलब अगर आप इस वेलोसिटी से डायरेक्शन को गायब कर दें तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, आपका केवल स्पीड। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप लोग बहुत एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इसके जब आप आगे फिजिक्स पढ़ेंगे। कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिश के बारे में हमको पढ़ना नहीं, हमको किसके बारे में पढ़ना है, सदिश के बारे में। अब हम लोग को ये देखना है कि सदिश कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ वेक्टर। जैसे कोलीनियर वेक्टर। को मतलब कॉमन, लीनियर मतलब एक ही लाइन में। जैसे एक वेक्टर ये ए है और इसी लाइन में एक वेक्टर क्या है, बी है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, सदिश को निरूपित करने का तरीका क्या है, आप या तो ये तीर लगा दें या केवल ये बार लगा दें। दोनों चीज़ें क्या हैं, एक ही हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दोनों जो सदिश हैं वो किस में है, एक ही रेखा में है, एक ही लाइन में है। तो ये कैसे सदिश हो गए, कोलीनियर वेक्टर। दूसरा होता है को प्लेनर वेक्टर। को मतलब कॉमन, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। ये मान लीजिए आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन। जैसे ये बोर्ड है, अब इसमें दो सदिश हैं ए और बी, तो ये कैसे सदिश हो गए, ए और बी, को प्लेनर वेक्टर। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब इकाई, इकाई मतलब एक। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक हो, जिसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण कितना हो, एक हो। नंबर 4 नल वेक्टर। नल का मतलब होता है जीरो, तो इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, जिसका परिमाण जीरो हो, ठीक है ना। इस तरह के कई वेक्टर्स हैं जिसकी इसकी हमको जरूरत पड़ती रहेगी, उसको हम देखते रहेंगे। बेसिकली हमको जरूरत जो पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी, यूनिट वेक्टर की सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसको आप नोट करें।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर हिंदी में से बोलते हैं एकांक सदिश। क्या है ये? ऐसा सदिश जिसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे इसको देख सकते हैं, दोनों भाषाओं का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका परिमाण एक हो। अब बात आती है यूनिट वेक्टर का काम क्या है। इसका सबसे ज़्यादा काम है और इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका एक रीज़न है। जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का कारण केवल यही है कि इसका मैग्नीट्यूड एक है, 1 है, जिसकी वजह से ये जिस वेक्टर को निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करता। आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा और डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये मान लीजिए आपकी क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, और यहाँ पर क्या है, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, यहाँ पर जे कैप होता है और यहाँ पर के कैप होता है। मैग्नीट्यूड वही है, आई कैप से अगर आपने गुणा कर दिया तो क्या बताएगा कि एक्स में जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। जे कैप से गुणा कर देंगे तो मतलब वाई में जा रहे हैं, के कैप से गुणा कर देंगे जेड में जा रहे हैं, माइनस आई कैप से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स में जा रहे हैं, माइनस जे कैप से गुणा करेंगे तो माइनस वाई में जा रहे हैं, माइनस के से करेंगे तो माइनस जेड में जा रहे हैं। ये याद रखना है आपको कि x में यूनिट वेक्टर i है, y में यूनिट वेक्टर j है और z में यूनिट वेक्टर k है। अगर किसी यूनिट वेक्टर को आपको डिफाइन करना है तो कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग इस कैप का यूज करते हैं। एक टोपी लगा देते हैं किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, तो क्या बन जाती है वो वेक्टर। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इसको डिफाइन करते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सदिश बटे सदिश का परिमाण क्या है, एकांक सदिश। जैसे कोई सदिश अगर आपको दिया है तो अगर आप उसको सदिश में उसके परिमाण से क्या दे दें, भाग दे दें, तो क्या मिल जाएगा आपको, एकांक सदिश। अब बात आती है एकांक सदिश के बारे में, यही चीज़ें हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाए। अगर कोई सदिश आपको दिया है तो उसका आप मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर उसको भी देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 को अपनी पढ़ाई पर हावी ना होने दें, वीडियो को देखते रहें और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहें। बात आती है किसी वेक्टर का परिमाण कैसे निकाला जाए। परिमाण या मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो देखिए कैसे निकालना है। मान लीजिए ये आपको कोई सदिश दिया है, सदिश A बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये क्या बता रहा है आपको, ये सदिश क्या बता रहा है, ये सदिश ये बता रहा है कि मान लीजिए अगर कोई स्थिति सदिश होता है आपके पास, पोजीशन वेक्टर, ये r क्या है, पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो किसी वेक्टर की क्या बताए, पोजीशन बताए, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब बात समझिएगा,
ये है आपका x, ये है आपका y और ये है आपका x, ये है आपका y और ये है आपका z। i कैप कितना है x, मतलब x में कितना चल रहे हैं स्मॉल x, y में z का मतलब y एक्सिस में कितना चल रहे हैं स्मॉल y, और z में कितना चल रहे हैं स्मॉल z। मतलब अगर आप इसको ऊंचाई पे मानेंगे तो यहाँ पर कोई एक क्या होगा बिंदु होगा जिसके निर्देशांक क्या हैं x, y, z। तो इसको अपने वेक्टर में लिखने का तरीका क्या है, पोजीशन वेक्टर x i कैप, y j कैप, z k कैप। अब इसी से जरा इस वेक्टर a को देखिए, इसका मतलब क्या है i कैप मतलब x में कितना है 2, j कैप मतलब y में कितना है 3 और k कैप मतलब z में कितना है 4। ठीक है ना। तो करना क्या है हमको, किसी सदिश का परिमाण क्या ले लीजिए, उसका मॉड। मॉड क्या करता है दिशा को हटा देता है और दिशा हट जाएगी तो क्या बचेगा परिमाण। जैसे ये -2 है, इसका मॉड ले लेंगे तो क्या जाएगा 2, मतलब ये माइनस क्या हो गया गायब हो गया, बराबर क्या लिख लेते हैं केवल a बराबर i के गुणांक का वर्ग, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सब प्लस प्लस ना रख के चलिए इसको माइनस कर देते हैं तो एक ही बार में आपको सब समझ में आ जाएगा। i के गुणांक का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर प्लस प्लस मतलब i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। k का गुणांक कितना है -4 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, अंडर रूट कितना आ जाएगा 29। ये क्या है सदिश A का परिमाण। बात समझ रहे हैं ना, सदिश A का परिमाण। अगर आपसे पूछता यहाँ पर कि आप क्या निकालिए A कैप निकालिए, मतलब यूनिट वेक्टर किसका A का निकालिए, तो क्या हो जाता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश कितना है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और इसका परिमाण कितना आया है √29। ये क्या हो गया आपका एकांक सदिश की वैल्यू। बात समझ में आ रही है, परिमाण निकालना और एकांक सदिश निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमने देखा सदिशों के बारे में, अब हमें ये देखना है कि दो सदिशों को कैसे जोड़ें। आपको क्या करना है, जोड़ना देखना है, घटाना देखना है, गुणा देखना है और भाग देखना है। 4 ही ऑपरेशन आप जानते हैं। तो 2 चीज़ें पहले जान लीजिए कि ना तो आप सदिश को घटा सकते हैं ना आप सदिशों का भाग दे सकते हैं। 2 सदिशों को ना तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना ही 2 सदिशों को डिवाइड किया जा सकता है। देखते हैं तो फिर करेंगे कैसे, अगर सदिश को सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए सदिश योग के नियम। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके देखिए मेथड्स क्या क्या हैं। एक तो है हेड टेल मेथड, जो इंपॉर्टेंट है जिनका हम लोग यूज कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक है
पैरेललोग्राम मेथड, और इसी से मिलता जुलता एक होता है ट्रायंगल मेथड। सबसे ज़्यादा जिसको आप यूज करते हैं वो इसको करते हैं, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए पहले देखते हैं हेड टेल को, फिर देखेंगे समांतर चतुर्भुज के नियम को। ये कहता है कि अगर दो सदिश इस प्रकार हैं कि पहले का जो हेड है वो दूसरे की टेल से मिल रहा है, दो सदिश से पहले के हेड को दूसरे की टेल से मिलाइए, फिर पहले की टेल से दूसरे वाले के हेड को मिलाइए। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर आपका A है, ये वेक्टर B है, तो जो ये वेक्टर C मिला आपको ये क्या होगा, A प्लस B। ध्यान से समझिएगा, दो सदिश इस प्रकार हैं कि पहले वाले का हेड दूसरे वाले की टेल से मिला हुआ है, तो पहले वाले की टेल को दूसरे वाले के हेड से मिलाने पर जो सदिश प्राप्त होगा वो दोनों सदिशों का क्या होगा, योग होगा। सदिश C बराबर क्या होगा, A प्लस B। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज आप तब कर सकते हैं जब आपके पास 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा हो। जैसे आपसे किसी ने कहा कि एक आदमी है A, वो यहाँ से चला 2 मीटर इधर और फिर चला 3 मीटर इधर, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका बताइए कुल विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन एक सदिश राशि है, आपको क्या निकालना है, इनका परिणामी यानी कि रिजल्टेंट। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। भाई पहले यहाँ चला, फिर कहाँ चला, यहाँ चला, तो पहले वाले के हेड से दूसरे वाले की टेल और इसकी टेल से इसको हेड मिलाया, तो क्या बन गया ये आपका रिजल्टेंट C। कितना हो जाएगा, क्या लगाएंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, कितना हो गया 13। सही है ना, 13 किस में आएगा, अंडर रूट में। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9, 9 4 13, और इसका बाद में क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो कितना जाएगा अंडर रूट 13। ठीक है ना, ये क्या है हेड टेल मेथड। इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि अगर कभी 90 डिग्री का ट्रायंगल नहीं बना तो इसको सॉल्व करने में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कठिनाई। इसका फ़ायदा भी है, जो इसका फ़ायदा है वो पैरेललोग्राम मेथड का नुकसान है, जो उसका फ़ायदा है वो इसका नुकसान है। वहाँ पर ये बाध्यता नहीं है कि कोण कितना होना चाहिए 90, लेकिन वहाँ पर ये बाध्यता है कि वो केवल दो सदिशों को हल कर सकता है। ये मेथड आपका कई सदिशों को हल कर सकता है। जैसे कैसे, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए कि पहला सदिश ऐसे है, फिर दूसरा सदिश ऐसे है, फिर तीसरा सदिश ऐसे है, फिर चौथा सदिश ऐसे है, फिर पांचवा सदिश ऐसे है। क्या कर रहे हैं, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले की टेल को, फिर इसके हेड से इसकी टेल, इसके हेड से इसकी टेल, इसके हेड से इसकी टेल। तो आपसे पूछेगा इन सब का जो सम होगा, रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, वो कहाँ होगा। तो पहले वाले की टेल से दूसरे वाले के हेड को मिला देंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, रिजल्टेंट या परिणामी। किसके बराबर होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E के। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी सदिशों को यूज कर सकते हैं। जबकि जो हम पैरेललोग्राम मेथड समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ेंगे उसमें ये लिमिटेशन है कि आप दो सदिश को लेकर ही हल कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आपको निकालने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, उत्तर इतनी आसानी से नहीं आने वाला अगर कोण आपको मालूम नहीं है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, समांतर चतुर्भुज के नियम की तरफ। डेरिवेशन में नहीं कराऊंगा, डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं है, करना चाहें तो बहुत आसान है, डेरिवेशन देख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज नियम, इसी को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम मेथड या लॉ, जो भी आप पढ़ना चाहें। ये क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कह रहा है कि दो सदिश A और B, क्या भाई, दो सदिश
ए और बी यदि इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं कि वो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं में एडजेसेंट साइड में लगे हुए हैं। जैसे एक सदिश आपका ये है और एक सदिश आपका ये है। इसको समझने से पहले एक चीज और याद रखेंगे, एक होती है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। क्या? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, समांतर विस्थापन किसका? सदिशों का। जैसे कोई सदिश अगर ए दिया हुआ है तो इस सदिश को इसके समांतर मैं कहीं भी ले जा सकता हूं, चाहे मैं इसको नीचे ले जाऊं, चाहे मैं इसको ऊपर ले जाऊं, चाहे मैं इसको आगे ले जाऊं, चाहे मैं इसको पीछे ले जाऊं, इसी के समांतर मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूं। इससे इसके मान में और इससे इसके मान में और इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बात क्लियर है? चलिए अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज नियम किसका? सदिशों के योग का। तो ये क्या कहता है कि दो सदिश ए और बी इस प्रकार हैं कि वो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं में दो एडजेसेंट साइड में हैं और उनके बीच का कोण मान लीजिए कितना है? थीटा। तो आपसे ये कहता है कि आप पहले ये जो दो भुजाएं समांतर चतुर्भुज की बची हुई हैं इनको काल्पनिक भुजाओं को बना लीजिए। कैसे बनाना है? इस सदिश को उठाकर यहाँ रख दीजिए, मतलब पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, और इस सदिश को उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो ये आपका क्या हो गया? ए। थोड़ा सा देखिए, मैं इसको फिर से बनाता हूँ, थोड़ा तिरछा बन गया है ये। चलिए क्या देखना है हमको? ये है आपका सदिश और एक है आपका ये सदिश, ये है ए और ये है बी। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? ए और यहाँ पर क्या जाएगा? बी। ये है आपका ए और ये है आपका बी। तो समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं में हैं तो जो उनका परिणामी है, जो उनका योग है, जो उनका रिजल्टेंट है, वो उस समांतर चतुर्भुज के किस में होगा? विकर्ण में होगा। आर बराबर ए प्लस बी, आर बराबर ए प्लस बी कहाँ होगा? उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण में। इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। कब की बात है ये? जब इनके बीच का कोण कितना है? थीटा। मान लीजिए इसको यहाँ बढ़ाते हैं आप, एक परपेंडिकुलर क्या करिए, एक लंब जो है यहाँ पर डाल लीजिए। चलिए कुछ नाम दे देते हैं इसका। इसका नाम दे दिया मैंने O, इसका नाम मैंने दे दिया M, इसका नाम दे दीजिए P, Q, R और इसका नाम फिर S दे दीजिए। ठीक है ना? तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा। ये सदिश A है, इस सदिश A का यहाँ पर जो प्रोजेक्शन आएगा, घटक करेंगे भाई, ये सदिश A है ना आपका, ये इस लाइन से कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो इसका जो घटक जाएगा यहाँ वो कितना जाएगा? A cos थीटा, और जो लंब में जाएगा, लंबवत जाएगा, वो कितना हो जाएगा? A sin थीटा। क्या आपको सदिशों का घटक करना आता है? नहीं आता तो देखिए यहाँ, अगर कोई सदिश A इस प्रकार है कि वो किसी हॉरिजेंटल लाइन से थीटा कोण बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इस सदिश के दो भाग हो जाते हैं। वो दो भाग जिस लाइन से कोण बन रहा है उस तरफ A cos थीटा और उसके लंबवत A sin थीटा। भी मैं प्रूव भी करूंगा कि ये कंपोनेंट वाकई में सही है या नहीं है। इसको जब हम लोग देख लेंगे तब इसके बाद मैं इसको प्रूव भी करूंगा कि ये कंपोनेंट क्या वाकई में सही है या नहीं है। आपने क्या किया, एक सदिश ऐसे था A, आपने इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया, यहाँ से थीटा था तो इस तरफ जो हॉरिजेंटल गया वो क्या गया? A cos थीटा, और जो ऐसे गया वर्टिकल वो क्या गया? A sin थीटा। तो वही चीज़ है, देखिए A यहाँ पर ऐसे था, थीटा कोण बन रहा था, ऐसे क्या आ गया? ऐसे था, ऐसे क्या आ गया? A cos थीटा, और ऊपर क्या चला गया? A sin थीटा। अरे मान लो ये यहाँ जाएगा A sin थीटा, मैंने इसको यहाँ बना लिया। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कर सकते हैं ना। इधर देखिए, ये सदिश आपका A था और यहाँ पर ऐसे थीटा कोण बन रहा था, तो इस तरफ हमने कर दिया A cos थीटा, और इस तरफ करना चाहिए था हमको A sin थीटा। इस A sin थीटा को उठाकर मैंने यहाँ लगा दिया। यही चीज़ है, देखिए A sin थीटा, ये A cos थीटा, और ये A आपका क्या है? थीटा कोण बना रहा है।
बात आपकी क्लियर है? अब देखिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पर मैं चलिए इसका डेरिवेशन भी करा देता हूँ ताकि आपका जो अगर कोई बोर्ड का बच्चा भी इसको देखता है तो उसके लिए भी आसानी रहे। देखिए चलिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा? ये देखिए, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये एंगल कैसा होगा 90। PMR, PMR ट्राइंगल PMR, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस, कितना माना है आपने? R, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? a साइन थीटा का स्क्वायर, बेस कितना है? b यहां तक है और a कॉस थीटा ये है, तो b प्लस a कॉस थीटा, तो b प्लस a कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना? r निकालना है आपको, क्या ले लीजिए इसका स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा? देखिए मैं इसको भी सॉल्व कर रहा हूं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2ab क्या है? a कॉस थीटा। कुछ नहीं किया, क्या ले लिया? इसका स्क्वायर रूट ले लिया। इसका स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या लिखा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है? b क्या है? a कॉस थीटा, b स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab। बात क्लियर है? चलिए इधर आ जाइए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ले रहे हैं हम लोग? a स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है आपका? b स्क्वायर बचा हुआ है, प्लस में क्या बचा है? 2ab कॉस थीटा। r बराबर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो क्या बचेगा यहाँ? केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये क्या है आपका? जो रिजल्टेंट है इन दोनों का जो योग है उसका परिमाण, रिजल्टेंट परिणामी हिंदी में बोलते हैं। और दिशा इसकी क्या है? a और b के बीच से कहाँ? विकर्ण की तरफ। ठीक है ना? इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। मैंने कहा कि सदिश a से मैंने a कॉस थीटा और a साइन थीटा बना दिया। ये फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आपको दो सदिश मालूम हैं a और b और उनके बीच का कोण थीटा अगर आपको मालूम है तो आप उनका क्या निकाल सकते हैं? परिणामी, उनका योग कितना होगा। मैंने आपको पहले बताया था इस सूत्र की लिमिट क्या है। इस सूत्र की लिमिटेशन केवल यही है कि ये केवल दो सदिशों को सॉल्व कर सकता है, a और b, क्योंकि समानता चतुर्भुज में आप कितनी भुजाएं ले लेंगे? दो ही संलग्न भुजाएं ले पाएंगे। तो कितने को सदिश को सॉल्व कर सकता है? a और b को, जहां पर थीटा क्या है? दोनों सदिशों के बीच का कोण। अब मैं ये कह रहा हूं कि सदिश a से अगर मैंने a कॉस थीटा और a साइन थीटा बनाया, तो अगर मैं a साइन थीटा और a कॉस थीटा को ले लूं तो उससे मिलकर a बन जाना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर दूध से पनीर बन सकता है तो पनीर से दूध नहीं बनेगा, वो बात अलग हो गई। लेकिन यहां पर वो बात नहीं है। यहां पर क्या है? a को आपने डिवाइड किया किसमें किसमें? a कॉस थीटा में और a साइन थीटा में। तो अगर हम a साइन थीटा और a कॉस थीटा को मिला दें तो क्या a बनेगा? अगर बन जाता है तो इसका मतलब ये तरीका सही है, नहीं बनता तो गलत है। तो आइए देखते हैं। तो अब आपके पास दो सदिश हैं, a कॉस थीटा a साइन थीटा, बीच का कोण कितना है? ये वाला पूरा 90। तो चलिए लगाइए इस r के फॉर्मूले में। तो r बराबर क्या होता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो a स्क्वायर कितना है? किसी को भी a मान लीजिए, तो a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a इसको मान लीजिए, b इसको मान लीजिए, प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो ab समझ रहे हैं ना? तो 2a कॉस थीटा a साइन थीटा, बीच का कोण कितना है? 90, तो कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। क्या क्या बचा आपके पास? a स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं मैं, तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आया? a स्क्वायर, और a स्क्वायर से बाहर क्या आ जाएगा? a। ये पूरा टर्म क्या हो चुका है? 0।
ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ए स्क्वायर बाहर क्या गया ए। तो आपने ए कॉस थीटा को लिया, ए साइन थीटा को लिया, मिलाकर क्या बना दिया ए। तो अगर हम ए से क्या बना सकते हैं, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा भी बना सकते हैं। ये क्या है, किसी सदिश को उसके घटकों में क्या करना, विभाजित करना। जिस तरफ जिस लाइन से कोण बने उस लाइन में कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम। किसके लिए, सदिश के योग के लिए। क्या कहता है, यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं में हैं तो आप एक काल्पनिक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे और उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण में क्या होगा, उन दोनों सदिशों का परिणामी या उन दोनों सदिशों का रिजल्टेंट r बराबर a प्लस बी। आर का अब सदिश है तो उसका क्या मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और डायरेक्शन आपको मालूम ही है कैसे जा रही, दोनों सदिशों के बीच से। बात क्लियर है, यहाँ तक नोट करिए इसको। एक 15 पे बता देना मुझे। समझ में आया ना, ये इसका बहुत ज़्यादा यूज करना है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। दो सदिशों का परिणामी ये आपको हर जगह यूज करना है। अभी आप ये क्लास 11th का पोर्शन पढ़ रहे हैं, जब 12th का पोर्शन पढ़ेंगे तब भी आपको इसको बहुत यूज करना पड़ेगा। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, समझ भी लिया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कमेंट बॉक्स में तुरंत मैसेज करें। ये तो हमने देखा सदिश को कैसे जोड़ें, दो सदिशों को कैसे जोड़ें। अब बात आती है कि क्या हम, अच्छा एक चीज आप इस फॉर्मूले से और याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर दो सदिश एक ही दिशा में है तो थीटा क्या हो जाता है, 0। यानी कि आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। मतलब अगर दो सदिश इस तरह हैं, ए और बी एक ही दिशा में है, ये इस तरफ जा रहे हैं, तो इनके बीच का कोण थीटा कितना है, 0। तो हम कह रहे हैं कि जो आर होगा वो सीधे सीधे क्या आएगा, ए प्लस बी। मतलब अगर दो सदिश एक ही दिशा में मिल जाएं तो फिर ये फॉर्मूला वॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे उनको जोड़ दीजिए। अगर दो सदिश विपरीत दिशा में मिल जाएं, ये ए और ये बी, थीटा कितना हो गया 180, तो उनको सीधे सीधे क्या कर देना है, घटा देना है। अब मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि सदिशों को घटाना नहीं है, ये भी एक तरीका का जोड़ना ही है। कैसे, ए प्लस माइनस बी, ये b कहाँ है विपरीत, तो इसको माइनस बी ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भले a माइनस बी आ जाए, लेकिन कर क्या रहे हैं, ये प्लस ये वाला सदिश। देखिए क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ रखिए कॉस थीटा की जगह क्या रखना है, cos 0। cos 0 का मान कितना होता है, 1 का मतलब ये cos का टर्म हट गया। अब देखिए ये क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर क्या बचेगा, केवल a प्लस बी। बात समझ रहे हैं ना। तो r बराबर क्या आ गया, a प्लस बी, कब, जब थीटा 0 है। इसी में देखिए अगर थीटा कितना होता है 180, तो cos 180 कितना होता है -1, तो यहाँ पर क्या हो जाता माइनस, और ये क्या हो जाता a माइनस बी का
होल स्क्वायर किसमें, अंडर रूट में, बाहर कितना आता, a माइनस बी। तो ये a माइनस बी जो आया, अभी भी हम जोड़ रहे हैं, आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, सदिश योग का ही फॉर्मूला लगाया है ना, तो उत्तर क्या आ रहा है, a माइनस बी। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि दो सदिशों को आप कभी घटा नहीं सकते, आप क्या करते हैं कि उसको क्या ले लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं, मतलब उसकी दिशा क्या लेते हैं, विपरीत, कोण कितना ले लेते हैं 180, और मान कितना आ जाता है a माइनस बी। लेकिन आप सदिशों को घटा नहीं रहे हैं, आपने घटाने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, आपने फॉर्मूला जो बनाया वो किसके लिए था, सदिश योग का नियम। कोण आप देख रहे हैं कितना है, एंगल देख रहे हैं 180 है तो 180 रख दिया, 0 है तो 0 रख दिया। बात क्लियर है, ये आपका हुआ सदिश योग। अब आते हैं हम लोग सदिश के गुणन पर, कि सदिशों का गुणन कैसे करें। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, किन्हीं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे निकालें। बात क्लियर है, दो वेक्टर का आपको प्रोडक्ट निकालना है। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ चीजें और आएंगी जिनको मैं भी एडिशनली बताऊंगा थोड़ी देर में, उनको भी देखेंगे। वेक्टर से दो तरीके का होता है, डॉट प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। किन्हीं दो सदिशों को आप दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक तरीका है डॉट प्रोडक्ट और एक तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं ऐसा, उसको भी समझते हैं वन बाय वन। पहले पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। हिंदी में इसे बोलते हैं अदिश गुणन या स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर हैं आपके पास, मान लीजिए a और b, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। एक बार इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि जो आपका उत्तर है वो भी एक वेक्टर आए, मतलब दो वेक्टर को इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि जो आंसर आए वो भी क्या है, एक वेक्टर आए। और एक तरीके से दो वेक्टर को इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि जो आंसर आए वो आपका स्केलर आए। बात समझ रहे हैं, दो हमारे पास वेक्टर हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। दो तरीके हैं हमारे पास, एक तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो भी वेक्टर आएगा, और एक तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। बात समझ रहे हैं। तो जब दो वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए, दो वेक्टर्स को इस प्रकार मल्टीप्लाई करें कि जो उनका प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी आए। इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड सच दैट दियर प्रोडक्ट इज ए स्केलर, देन द प्रोडक्ट इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। आपको गुणा हमेशा सदिशों का ही करना है। एक बार आंसर जो आएगा वो आपका सदिश आएगा, एक बार जो आंसर आएगा वो अदिश आएगा। तो जब आंसर अदिश आए तो अदिश गुणन, जब आंसर सदिश आए तो सदिश गुणन। बात समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या है, डॉट प्रोडक्ट, मतलब यहां लगा दिया डॉट, क्या आएगा आंसर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ए डॉट बी बराबर सी।
सी यहाँ पर क्या है, स्केलर। दो वेक्टर को इस तरह प्रोडक्ट किया गया है कि जो उनका आंसर आ रहा है, जो उनका मल्टीप्लिकेशन होके जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, हिंदी में अदिश गुणन। ठीक है ना। सदिश गुणन क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ए क्रॉस कर दीजिए बी, आंसर क्या आएगा, ए बी, या पहले इस तरह लिखिए ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर सी। इस बार जो इनका प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वेक्टर। होता क्या है, ए क्रॉस बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप। ठीक है ना। थीटा फिर से क्या है, एंगल, और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक वेक्टर आया है, मान लीजिए सी आया है, तो सी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आपने लिया है, क्या है वो, एन कैप। क्यों लिया यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, केवल क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो हम लोग को देखना है अभी फिलहाल डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को भी अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट। चलिए मान लीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट अगर हमको अच्छे से समझना है तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा जो हम लोगों ने यूनिट वेक्टर पढ़े थे, आई, जे और के, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। बात समझिएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। चलिए मैं बना लेता हूं यहां छोटा सा डायग्राम। यहां पर आई है, यहां पर क्या है, जे है, और यहां पर क्या है, के है। ठीक है। तो पहले हम लोग देखने जा रहे हैं आई कैप डॉट आई कैप। आई कैप मतलब आई कैप का आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट देखना है। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अभी देखा था ना हमने, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1, कॉस दोनों के बीच का एंगल, आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा 0। किसी सदिश का उसी सदिश से कोण कितना होता है, जैसे ये सदिश ए है और दूसरा सदिश भी ये क्या है, ए ही है, दोनों के बीच का कोण क्या है 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। आई डॉट आई कितना आया 1। इसी तरह अगर मैं जे डॉट जे करूंगा तो भी कितना आ जाएगा 1, के डॉट के करूंगा तो भी कितना आ जाएगा 1। मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कितना आ रहा है 1। अब अगर आई डॉट जे करने जाएं तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल देखिए, ये आई है ये जे है, बीच का कोण कितना है 90, कॉस 90 कितना होता है 0। तो आई डॉट जे कितना आ गया 0। इसी तरह अगर मैं जे डॉट के करूंगा तो भी क्या आएगा 0, क्योंकि जे और के तीनों एक्सिस क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक्स वाई जेड क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो कोण फिर से 90 बनेगा और यहां पर क्या हो जाएगा, के डॉट आई या आई डॉट के भी 0। इससे आपको एक चीज ये बहुत अच्छे से समझ लेना है कि डॉट प्रोडक्ट करते वक्त आई का प्रोडक्ट आई के साथ करेंगे तभी उत्तर मिलेगा। अगर आपने आई का जे के साथ कर दिया तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। चलिए आपसे कह रहा है कि आपके पास एक वेक्टर है ए जो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा वेक्टर है बी i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। मतलब यहाँ पर क्या होगा 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप। आपको निकालना है a डॉट b। तो देखिए करते क्या है, प्रोडक्ट करने का एक ही तरीका है, जैसे आप लोग ऐसे करते थे, इसका गुणा करना है a प्लस बी प्लस सी में। तो देखिए क्या करते थे आप, इसको लेंगे
इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको लेंगे, तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको लेंगे, तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आप इसको लेंगे, तीनों में करेंगे, तो देखिए होगा क्या, जब आप i का i में करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन जब इस 2i का इस j कैप में करेंगे तो 2 × 1 क्या होगा 2, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करिए। लेकिन जब i डॉट j करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो हमें केवल वही लेना है जिसमें i का i के साथ हो रहा हो। तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा याद रखेंगे जब भी मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो केवल i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, बाकी सबको क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो i का i के साथ यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 1, तो 2 × 1 2, i × i कितना हो जाता है 1, प्लस लगाइए, 3 × 1 3, j × j कितना हो जाता है 1, प्लस 4 × 1 4, k × k कितना हो जाता है 1, तो 9 आ गया। अब देखिए 9 एक नंबर है जो कि क्या है स्केलर, तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आया वो क्या आया, एक स्केलर आया। बात समझ रहे हैं ना। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए a बराबर दिया है आपको 2i कैप प्लस 3k कैप और b बराबर दिया है 4j कैप। आपसे पूछ रहा है a डॉट b बताइए। तो a डॉट b क्या हो जाएगा, देखिए मैंने कहा i का किस में करना है, केवल i के साथ, i का j में करेंगे 0, i का k में करेंगे तो 0, j का i में करेंगे तो 0। यहाँ पर देखिए यहाँ पर i है और k है, पहले i को लीजिए, क्या यहाँ कोई i है, कोई i कैप का यहाँ पर टर्म नहीं है तो वो 0 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए k कैप है, क्या यहाँ कोई k कैप का टर्म है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। भाई i का कोई टर्म ही नहीं है तो आंसर क्या आएगा 0। तो a डॉट b क्या आ गया आपका 0। तो याद आपको क्या रखना है हमेशा, i का गुणा i में, j का गुणा j में, k का गुणा k में। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है, पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या है डॉट प्रोडक्ट का आपका जो पहला एप्लीकेशन है वो ये है कि टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना। देखिए कैसे कर सकते हैं, आपने भी पढ़ा था कि a डॉट b बराबर क्या होता है ab कॉस थीटा। थीटा क्या है a और b के बीच का एंगल। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, ये a क्या है, a का मैग्नीट्यूड, b क्या है, b का मैग्नीट्यूड। एक एग्जाम्पल से समझिए इसको। आपको दिया है a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और वेक्टर b बराबर दिया है आपको i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। आपसे पूछ रहा है थीटा बताइए। तो कॉस थीटा के लिए आपको क्या चाहिए, a डॉट b और a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। तो पहले तो आप a का मैग्नीट्यूड निकालिए। क्या होता है याद करिए, अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। चलिए तो i का गुणांक क्या है 2, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, कितना आ गया 9 4 13 1 14 अंडर रूट 14।
बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर क्या है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और इस 2 का वर्ग भी 4, तो 4 4 8 1 9, ठीक है ना। 9 से कितना बाहर आएगा? 3। भाई 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3, 3 का स्क्वायर, तो बाहर क्या आ गया? 3। ए मिल गया, बी मिल गया। अब निकालिए ए डॉट बी। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? याद करिए, आई का गुणा आई में, जे का गुणा जे में, के का गुणा के में। तो 2 का गुणा इसमें 1 में कितना आया? 2। 3 का गुणा 2 में कितना आया? 6। और 1 का गुणा 2 में कितना आया? 2। आई के गुणांक का आई के गुणांक में गुणा करना है, तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है? 1। 2 गुणे 1 क्या आ गया? 2। और आई गुणे आई क्या होता है? 1। 3 गुणे 2 6, और यहाँ पर 1 गुणे 2 2, कितना आया ये? 6 2 8 2 10। अब ये फॉर्मूले में रख दीजिए। कॉस थीटा क्या है? ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना आया है? 10। और ए कितना है आपका? अंडर रूट 14, और बी कितना है? 3। ये आपका क्या आ गया? आंसर। इसको क्या लिख सकते हैं? थीटा बराबर कॉस इनवर्स 10/3 अंडर रूट 14। अब ये क्योंकि मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया हुआ है, इसलिए इसमें कोई आपका परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा कि आप उसको क्या कर सकें? निकाल सकें। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है? इसको नोट करेंगे। और आपको क्या याद रखना है? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। भाई सीधी सी बात है, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 रखेंगे, कॉस 90 0, तो ये 0। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि अगर किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, मतलब इसका वाइसी वर्सा करना है। अगर किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों वेक्टर क्या होंगे? परपेंडिकुलर। इफ, यहां पर अब ऐसे लिखिएगा, इफ ए डॉट बी बराबर 0, दिस इंप्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू बी। दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है, तो इसका मतलब वो दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर। और अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, किसके लिए? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए। मान लीजिए ए बराबर आपको दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर बी बराबर दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। आपसे पूछ रहा है थीटा बताइए। तो आपको काम आपका फिर से वही है, आपको क्या निकालना है? ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आई के गुणांक का वर्ग 2 का वर्ग 4 प्लस जे के गुणांक का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। ठीक है ना? इसको हाँ ठीक है, तो चलिए अंडर रूट कितना हो जाएगा? ये 25। इसी तरह आप क्या निकालिए? बी में देखिए क्या है? 2 का वर्ग 4, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका? ये भैया 29 होगा। 3 का वर्ग 9, माइनस 3 का वर्ग करना है ना, माइनस 3 का वर्ग भी क्या होगा? 9, और इसका वर्ग भी कितना? 16, 9 25 4 29, अंडर रूट 29। ये क्या आ गया? बी आ गया। अब क्या निकाल लीजिए? ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है? आई का गुणा आई में, तो 2 का गुणा 2 कितना? 4। 3 का गुणा माइनस 3 में तो कितना आया? माइनस का 9। और 4 का गुणा माइनस 4 में तो कितना आया? माइनस का 16। तो ये कितना बचा? 16 9 25 में 4 गए माइनस 21। ठीक है ना? तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका? ए डॉट बी बटे ए बी। ए डॉट बी कितना है? माइनस 21। ये कितना आया है?
√29 तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -21 √29 बात क्लियर है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हमने आज वेक्टर के बारे में डिस्कस किया। कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसमें दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करना है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।